हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल जो है वो 1978 से लेकर 1983 तक चलाया गया था। तो अगर छठी पंचवर्षीय योजना हम पढ़ रहे हैं और उसके पीछे का थोड़ा सा हम बायोडाटा पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी कि छठी पंचवर्षीय योजना को हम समझ सकते हैं। तो देखो, हुआ क्या था एक्चुअली में। छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1978 से लेकर 1983 तक चली थी, लेकिन उसके पहले 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। किसकी? आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा भारत में कर दी जाती है। और ये सन कौन सा था? तो 1975 था। ठीक है, 1975 में भारत में अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। तो 1975 में चुनाव होने थे, 1975 में चुनाव होने थे, लेकिन आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल जो लगा हुआ था, उसी के तहत भारत में 1977 में चुनाव कराए गए। अब देखो, यहां से गैप कितने का हुआ? 2 साल बाद चुनाव कराए गए। ठीक है। अच्छा, जब 1977 में चुनाव कराए जाते हैं तो भारत में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। और जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो वो जनता दल पार्टी से चुनकर आएंगे। जनता दल पार्टी से चुनकर आएंगे मोरारजी देसाई। 1977 में इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि जो 1975 में चुनाव होने थे वो 1977 में चुनाव होंगे। तो इस जो ये चुनाव है, इसका कार्यकाल जो है केवल 3 ईयर का रहेगा। केवल 3 साल का इस चुनाव का कार्यकाल रहेगा, क्योंकि अगर 1975 में चुनाव होते तो 5 साल का कार्यकाल रहता। अच्छा, मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान ही भारत में छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता है। और इस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि रोलिंग प्लान क्या है। ठीक, तो रोलिंग प्लान का मतलब होता है कि जैसे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और उसके पहले योजना आयोग के द्वारा जो तुम्हारी पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया था, उनके द्वारा पंचवर्षीय योजना जो 5 साल की थी, उसमें एक बार पंचवर्षीय योजना को शुरू कर दिया जाता था और 5 साल तक कोई देख रेख नहीं होती थी। और 5 साल के बाद उन पंचवर्षीय योजनाओं को निगमन किया जाता था कि पंचवर्षीय योजना से क्या क्या मिला है, कहाँ तक हम टारगेट में पहुंचे हैं और हमने क्या अचीव किया है। लेकिन जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो इन्होंने कहा कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को तो चलाएंगे, लेकिन वो पंचवर्षीय योजनाएं केवल एक एक साल की रहेंगी। हम एक साल में जो टारगेट रखेंगे, उसका जैसे ही वो साल खत्म होगा तो उसके बारे में हम बेहतर तरीके से उसको निगमन करेंगे, उसको देखेंगे कि हमने अचीव क्या किया है, ताकि हमें पता तो चले कि हमने एक एक साल में टारगेट क्या क्या पूरे किए हैं। तो इसी उद्देश्य से भारत में छठी पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई के द्वारा भारत में लागू किया जाएगा और इसे रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग याद रखना, 1978 से 1983 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके बाद एक्चुअली में हुआ क्या, जब छठी पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई के द्वारा एक एक साल के लागू किया गया तो उसे रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना कहते हैं। लेकिन भारत में, अगर भारत में बात करोगे कि रोलिंग प्लान का जनक कौन था, तो डी लकड़वाला को भारत में रोलिंग प्लान के जनक के रूप में जाना जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भारत की योजना आयोग था, 1978 से 1983 वाला, उसमें जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे योजना आयोग के, ठीक है, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे डी लकड़वाला, वही अनवरत योजना के जनक थे। भारत की बात कर रहा हूं। और अगर विश्व की बात करोगे तो तुम जनक कौन से हो जाएंगे इसके? गुरनार किल्डॉफ। ये अनवरत योजना के पूरे विश्व में जनक हो जाएंगे। और अगर भारत की बात करोगे तो डी लकड़वाला हो जाएंगे। एक्चुअली में अब जो है वो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का रखा गया है, क्योंकि मोदी सरकार जो है योजनाओं से इतना डरती है कि वो क्या करती है, वो अपनी योजनाओं को दिखाना ही नहीं चाहती कि मैंने टारगेट क्या रखा है और उसको अचीव क्या करूंगा। हालांकि ये तो टारगेट रखते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने योजना आयोग को बंद कर दिया कि ना तो कोई योजना रहेगी, ना ही कोई पूछने वाला रहेगा। ठीक है, तो भारत में डी लकड़वाला को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है।
तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हमने किया था। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मैंने बता दिया आपको 1978 से लेकर 1983 तक लागू की गई थी। लेकिन होगा क्या? वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। तो 1978 से 1979 जब इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाएगा, तो ये एक साल यहाँ से पूरा हुआ 1978 से 1979 तक। मोरारजी देसाई आए, योजना आयोग के अध्यक्ष से पूछा, सीओ से पूछा कि हमने क्या पाया है, तो उन्होंने कहा सब कुछ चंगा सी। इसके बाद आ जाएगा 1979 से 1980 तक, यानी कि यहाँ से हो गए दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जो 1977 में बने थे, 1979 में प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। अब देखो यहाँ पर खेल हो गया। 1979 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं और अब प्रधानमंत्री भारत के बनाए जाते हैं चौधरी चरण सिंह। भारत में चौधरी चरण सिंह को 1980 में भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। 1980 में भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और ये भारत के प्रधानमंत्री तो रहेंगे लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। समझे? 1980 में चौधरी चरण सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूं कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, 1980 में जो चौधरी चरण सिंह तुम्हारे प्रधानमंत्री बनेंगे, वो 1980 में ही हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ महीनों के लिए ही इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्योंकि 1980 में फिर से चुनाव होने थे लालो। आप लोग कहेंगे 3 साल के बाद ही क्यों चुनाव हो गए? तो मैंने आपसे बताया था एक्चुअली में 1975 में ही चुनाव होने थे। 1975 में जो चुनाव होने थे उनको 1977 में कराया गया था। 2 साल तो पहले ही अपन लेट हो गए थे। तो 3 साल के लिए तो कार्यकाल बचा। और जो तुम्हारी चुनाव सभा थी, ये जो चुनाव हुए थे केवल 3 सालों के लिए हुए थे, 1970 से लेकर 1980 तक, क्योंकि 1980 में तो फिर से चुनाव होने थे। अब जब 1980 में चुनाव होते हैं भारत में जब चुनाव होते हैं 1980 में, फिर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है लोगों के द्वारा। अब इंदिरा गांधी जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगी तो उनके दिमाग में तो सबसे बड़ी टेंशन ये रहेगी ना कि मैं इतने साल से पंचवर्षीय योजनाओं को 1966 से लेकर 1977 तक मैंने योजनाओं को कार्यान्वित किया, लगातार 14 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इसके बावजूद हमें क्या मिला? इसके बाद हमें मिला ये कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया। अब हम फिर से अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को दोबारा लागू करेंगे। तो ये 1980 में जब प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो 1980 में इन्होंने फिर से वही छठी पंचवर्षीय योजना को फिर से लागू कर दिया। अब जब 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना को फिर से इंदिरा गांधी लागू करेंगी तो ये 1985 तक चलने वाली है। तो आप लोग कहेंगे छठी पंचवर्षीय योजना तो आप पढ़ा ही रहे थे, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 1977 से लेकर 1983 तक जो चली थी, जो 1978 से 1983 तक चली थी। तो मैं कहूंगा कि जो 1978 से 1983 तक पंचवर्षीय योजना को लागू किया था वो एक्चुअली में केवल 2 साल चली थी, 1978 से लेकर 1979 तक और 1979 से 1980 तक। अब 2 साल बाद जब इनकी सरकार गिर जाएगी तो 1980 में फिर से चुनाव होंगे और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आएंगी और 1980 से लेकर 1985 तक फिर से भारत में उसी छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाएगा जहां से इंदिरा गांधी ने छोड़ा था। ठीक है। तो ये जो रोलिंग प्लान वाला क्वेश्चन है ना, ये अभी यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। तो आप लोग किसी भी पंचवर्षीय योजना को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपके सिलेबस में जीएस का पोर्शन है तो तुम्हारी पंचवर्षीय योजनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने, लिख के रख लो तुम। अच्छा,
अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो छठी पंचवर्षीय योजना जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और जैसे आपको पता है कि हम लोग सब सिक्कन से पढ़ते आ रहे थे कि पहले हमको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, फिर उसका हमने लक्ष्य क्या रखा था, फिर हमने मॉडल कौन सा अपनाया था, और उसमें वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर सरकार कितनी रखी थी, और हमने एक्चुअली में पा कितना लिया था। तो वही पुराना ही सब पढ़ेंगे लेकिन इसको नए तरीके से। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार लागू की जाने वाली एकमात्र ऐसी योजना थी। इसके पहले कभी भी कोई पंचवर्षीय योजना 2 बार नहीं लागू की गई थी, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना को भारत में 2 बार लागू किया गया और ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य क्या रखा था, तो जैसा कि आपको पता है कि उस समय जनसंख्या में काफी वृद्धि हो चुकी थी, जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से हुआ था। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे कदम उठाए कि जनसंख्या को कम किया जाए, लेकिन जनसंख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इंदिरा गांधी ने 1 साल के अंदर अंदर 63 लाख लोगों की नसबंदी करवा दी, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होती गई और हमारे संसाधनों में दिन प्रतिदिन कमी होने चालू हो गई। अब सबसे बड़ी विकराल परिस्थिति ये थी कि लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए। जैसे आज, हालांकि आज जनसंख्या में उतनी वृद्धि दर नहीं हो रही है जितनी वृद्धि दर उस समय हो रही थी, लेकिन फिर भी जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है ना। तो हुआ क्या कि हमने जो लक्ष्य रखा उसमें ये रखा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमें सृजन करने हैं। जब रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजन होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार सृजन ही करना आप बंद कर दोगे तो रोजगार दोगे कैसे, जैसे आज की मोदी सरकार। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि रोजगार सृजन पर बल दिया और गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी निवारण का एक लक्ष्य रखा कि हम जब रोजगार दे देंगे तो लोगों के पास गरीबी होगी ही नहीं। ठीक है, हम कहते हैं आप किसी को भीख में 5 किलो आटा मत दो, भीख में 2,000 रुपए मत दो, लेकिन आप उन्हें रोजगार दे दो, वो खुद से क्या कर लेंगे, अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भर की बात करते हो और लोगों को 5 किलो राशन देते हो, तो कैसे काम चलेगा भाई? लोगों को तो आपने ही बिगाड़ा है ना। अच्छा, मॉडल हमने क्या अपनाया था, तो मॉडल अपनाया हमने आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत का मॉडल मतलब होता है इनपुट या फिर आउटपुट मॉडल। हमने आर्थिक वृद्धि दर जो थी उसमें वृद्धि दर जो हमने लक्षित रखी थी, यानी कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा 5.2% का कि हम इतने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब 5 साल बाद हमने देखा तो वहां पर 5.7% प्राप्त हो गई थी। हम कितने, हम जो है वो तुम्हारे 4, 2, 6, 5, ठीक है, 0.5% आगे निकल गए थे। इसका मतलब ये योजना पूरी तरह से सक्सेस हो गई, ये योजना पूरी तरह से सफल हो गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप नए हैं, ठीक है, तो इससे पहले जो पंचवर्षीय मैं योजना पढ़ा चुका हूँ आप उनके वीडियो देखें, तब जाके इसमें आप आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बात कहना है कि सारा जहां साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे चलती है दुनिया, दूसरा साथ दे तो और बात है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के बारे में कि इस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी उस समय 200 करोड़ रुपए थी। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 50 करोड़ रुपए थी। अब 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जिनकी पूंजी जो है वो 200 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। ये नाबार्ड वही है जो कृषि के लिए वित्त पोषण का काम करती है, यानी कि कृषि क्षेत्र में जितना भी लोगों को जरूरत होगा पैसा, वो सारा का सारा कौन पे करेगा, तो वो नाबार्ड पे करेगा।
ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड जो इसमें 99% जो है भारत का स्वामित्व है, 1% जो है आरबीआई का स्वामित्व है। जब पहले इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की, तो इसमें आरबीआई का हिस्सा ज़्यादा था और भारत सरकार का हिस्सा कम था, लेकिन लगातार भारत सरकार ने अपने हिस्से को इसमें बढ़ाया और अब केवल 99% भारत का और 1% आरबीआई का इसमें हिस्सा बचा हुआ है। तो ये जो नाबार्ड है ये कृषि क्षेत्र के लिए वित्त पोषण का काम करती, और अभी यूपी ट्रिपल पेट का पेपर आया 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, और सेम यही हेजिटिस क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तुम्हारी कौन सी ऐसी संस्था है जो कृषि क्षेत्र के लिए वित्त पोषण का काम करती है, तो वो आंसर उसका था नाबार्ड। ठीक है, तो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले ये आप कह नहीं सकते, इसलिए आप लोग को बेहतर तरीके से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ कि नाबार्ड का काम क्या है कि कृषि संबंधित सारे कार्यों का निगमन करेगा, वह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण बैंकों को प्रदान करेगा। अब आप कहोगे कि ये तो आप तो कह रहे हैं कि ये ऋण प्रदान करता है, तो हमने कहा ऋण तो प्रदान करता है लेकिन लोगों के हाथों में थोड़ी ना देगा, ये बैंकों को प्रोवाइड कराएगा, बैंकों को प्रोवाइड कराएगा और बैंकों से कहेगा कि आप कृषि क्षेत्र में जितने भी लोग ऋण लेने आते हैं आप उनको ऋण दोगे। अब बैंक ऋण लोगों को ना दे तो ये अलग बात है, लेकिन नाबार्ड जो है वो वित्त पोषण करती है, वो अपना टारगेट रखती है कि हमें इतना कृषि क्षेत्र के लिए डिनोट करना है, इतना हमें कृषि क्षेत्र के लिए देना ही देना है। और बैंकों को भी एक टारगेट रखा जाता है कि आप जितनी पूंजी है आपकी, जितना अपने बैंक में रखा हुआ है, उतने का इतने इतने % आप लोगों को कृषि के क्षेत्र में आवंटित करेंगे, और अगर आप उतना आवंटित नहीं कर पाते हैं तो आपको उसका भुगतान पे करना पड़ेगा। लेकिन होता विपरीत है, लोग बड़े बड़े सेक्टर के लोग आते हैं और कृषि जो किसानों के नाम पे लोन उठा लेते हैं, नाम तो किसानों का रहता है लेकिन काम वो उद्योगपतियों का होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो है ही है बहुत। इसके बाद दूसरा देख लेंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना मैंने बता दिया 1982 में स्थापना होगी 12 जुलाई को। पंचवर्षीय योजना कौन सी हो जाएगी? छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। काम क्या करती है? कृषि क्षेत्र का वित्त पोषण करती है और बैंकों को पैसा देती है ताकि बैंकें किसानों को पैसा दें। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम की अगर बात करेंगे तो इसमें एक्सिम बैंक की स्थापना की गई 1982 में ही। एक्सिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात और निर्यात बैंक। ऐसी बैंकें जो आयात और निर्यात करने वाले उद्योगपतियों को लोन देने का काम करेंगी। अगर आप किसी देश से आयात करना चाहते हैं, और जरूरी थोड़ा है भारत सरकार ही आयात करे, आप भी तो कोई चीज़ ला सकते हो ना। जैसे बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह वाले होते हैं, बहुत सारे कोयला वाले होते हैं, बहुत सारे इस्पात वाले होते हैं, तो भारत सरकार थोड़ी ना करती है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के भी लोग काम करते हैं। तो अगर इनको कोई चीज़ आयात करनी है, इनके पास पैसे नहीं है, तो आप भारत सरकार से पैसे ले सकते हो, ठीक है, ऋण में। और वो कौन सी बैंक देगी? तो वो एक्सिम बैंक देगी, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। एक्सिम बैंक जो है भारत में है और ये एक वित्त संस्थान है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1981 का, यानी कि एक्ट जो था वो 1981 का था और 1982 में इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एक्सिम बैंक का जो अधिनियम था वो 1981 का था, लेकिन इसको मंजूरी मिल गई 1982 में, और जैसे ही मंजूरी मिली हमने स्थापना कर दी एक्सिम बैंक की 1982 में। अब नेक्स्ट कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट कार्यक्रम देख लेते हैं। इसके बाद हम कहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु बहुत सारे उपाय इंदिरा गांधी ने किए, लेकिन उनमें से अधिकतर उपाय असफल ही हुए, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। लोगों को जब नसबंदी करवाई जा रही थी तो लोग भाग रहे थे घर से। लोग जैसे ही गाड़ियों को देख ले रहे थे, सरकारी गाड़ी आ रही है, वैसे ही भाग जाते थे। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो जान लेने वाला कोई आ रहा है, और लगना भी चाहिए था।
क्यों? क्योंकि ये बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, और जो गरीब लोग घर में बैठे थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, वही क्या कर रहे थे, उनको पकड़ के ले जाओ और नसबंदी करा के उनको फेंक दो। ऐसी अव्यवस्था थी। इसी के कारण जो नसबंदी वाला तुम्हारा प्रोग्राम था, इसी के कारण 1975 में आंतरिक अशांति फैल जाती है। कहां पर? तो बताओगे पंजाब में। और पंजाब में इतने भयंकर दंगे होते हैं कि इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के उस दंगों को खत्म करना पड़ता है। तो ऑपरेशन भी याद रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके लिए? तो पंजाब में चलाया गया था। किन के लिए? तो बताओगे पंजाब के जो सिख थे उनके लिए ऑफिशियली चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बाद क्या हुआ? जनसंख्या नियंत्रण हेतु बेहतर उपाय किए गए। रोजगार गणना हेतु मानक व्यक्ति, ठीक है, मानक व्यक्ति कार्यक्रम चलाया गया, नहीं, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को चलाया गया। और ये काम क्या करता था? इसके अनुसार अब रोजगार की गणना जो है वो प्रतिवर्ष के आधार पर की जाएगी। प्रतिवर्ष के आधार पर की जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं या फिर हमें रोजगार मिला हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मेरे लालो, अगर 273 दिन से एक साल में अगर आपको 273 दिन से ऊपर का रोजगार मिल रहा है तो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आओगे। अगर आपको 273 दिन रोजगार मिल रहा है तो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आओगे, और अगर आप 273 दिन से कम रोजगार आपको मिल रहा है तब आप बेरोजगार की श्रेणी में आओगे। लेकिन कंडीशन ये है कि सरकार अगर आपको रोजगार दे रही है और अगर आप रोजगार करना नहीं चाहते हो तो फिर आप ऐच्छिक बेरोजगारी में आ जाओगे, क्योंकि आप करना ही नहीं चाह रहे हो ना। ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि नरेगा, ठीक है, बाद में उसको मनरेगा कर दिया गया, उसमें 100 दिन की गारंटी लेती है सरकार। तो आप ये बता दो कि जो 100 दिन की गारंटी सरकार लेती है, वो जो वहां से सेक्टर से जो जुड़े लोग हैं जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, वो लोग बेरोजगार होंगे या फिर रोजगार उनको कहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने कहा कि एक साल में जिसको 273 दिन रोजगार मिलेगा वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। जिसको 273 दिन से कम काम मिलेगा वही क्या होगा? बेरोजगार कहलाएगा। ये कौन तय करेगा? तो ये मानक व्यक्ति वर्ष तय करेगा। कौन? मानक व्यक्ति वर्ष तय करेगा, यानी कि स्टैंडर्ड पर्सन ईयर तय करेगा। इसके बाद का कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही रोजगार देने वाली योजनाओं को शुरू किया गया। हमने कहा था, हमने लक्ष्य क्या रखा था? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। ठीक है, तो रोजगार सृजन कर दोगे तो गरीबी तो अपने आप से चली जाएगी ना। तो रोजगार सृजन कैसे करोगे? जब योजनाएं चालू करोगे आप। ठीक है, तो बहुत सारी योजनाएं चालू की गई इंदिरा गांधी के द्वारा। उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई थी। जैसे उन्हीं में से एक थी ट्राइसम योजना। ठीक है, कौन सी थी? ट्राइसम योजना थी, जिसका फुल फॉर्म था ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। क्या फुल फॉर्म था? ट्रेनिंग फॉर रूरल यंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन। ठीक है, ये योजना केवल गांव वाले व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी जो 18 से 35 वर्ष तक आयु के थे। केवल गांव के व्यक्तियों को शुरू की गई थी जो 18 से 35 वर्ष थे। उसमें भी कौन से लोग आएंगे? जिनके पास बीपीएल में, जिनका नाम बीपीएल में था। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति आएंगे उनमें से जो 18 से 35 वर्ष तक होगा और जो गांव में रह रहा होगा उसको भारत सरकार ट्रेनिंग देगी और व्यवसाय की ट्रेनिंग देगी। व्यवसाय का मतलब व्यापारिक ट्रेनिंग देगी और उनसे कहेगी कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ मेरे लाल। ठीक है, तो ट्राइसम योजना, ठीक है, 1979 में इसको शुरू किया गया। 15 अगस्त 1979 को ट्राइसम योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो था वो बीपीएल लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषता प्रदान करना जो 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच में हो। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ट्रेनिंग फॉर रूरल यंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। इसके बाद नेक्स्ट रोजगार योजना जो चालू की गई थी उनमें से तुम्हारी आ जाएगी ड्वाक्रा योजना। ठीक है, DWACRA, ड्वाक्रा। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करोगे तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरियाज। देखो, हमने कहा कि जो तुम्हारी पहली रोजगार योजना चालू की गई थी उसका नाम तुम लोग बताओ जल्दी से। ठीक है,
ट्राइसेम योजना, क्या था उसका? ट्राइसेम योजना। वो केवल बीपीएल धारकों के लिए चालू की गई थी जो 18 से 35 वर्ष तक थे, और गांव वालों के लिए। अब जो तुम्हारी ड्वाक्रा योजना है ये भी चलाई जाएगी गांव वालों के लिए ही, लेकिन इसमें महिला और बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, इसमें महिला और बच्चों को शामिल किया गया और इसका नाम ही रखा गया ग्रामीण महिला बाल विकास। ग्रामीण महिला और बाल विकास। ड्वाक्रा का मूल्य उद्देश्य हम लोग अगर बात करेंगे ड्वाक्रा की, तो इसमें मूल्य उद्देश्य महिलाओं को उत्पादन, आय सृजन, संपत्ति और ऋण प्रदान करना और उनके कौशल को बढ़ाना। यह एक प्रभावी संगठनात्मक समर्थन संरचना प्रदान करने का भी प्रयास है, ताकि महिलाओं को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अधिक प्रभावी ढंग से सहायता मिल सके। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई महिला अपने आप में कोई काम करना चाहती, चरखे का काम करना चाहती है, ठीक है, और ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है या फिर सिलाई मशीनें डालना चाहती है, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाएगी सरकार ड्वाक्रा योजना के साथ, ताकि लोगों को व्यवसाय में मदद मिल सके और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट योजना में RLEGP, कौन थी? RLEGP यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया एक्चुअली में, रूरल जो थे यानी कि जो गांव के व्यक्ति थे जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको क्या किया गया, 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई। जो आज मनरेगा के तहत दी जाती है वही पहले दी जाती थी RLEGP के द्वारा, यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के द्वारा। इसमें क्या किया जाता था, इसमें ग्रामीण जो भूमिहीन किसान थे उसको रोजगार के अवसर में सुधार का विस्तार करना, ताकि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिल सके। अगर 100 दिन का रोजगार गांव वालों को मिल जाएगा तो अच्छे से खा कमा सकते हैं, क्योंकि उनका मुख्य जो व्यवसाय होता है वो खेती करना होता है, लेकिन खेती में आमदनी इतनी नहीं होती, इसलिए उनको अगर 100 दिन का आप रोजगार दे दोगे तो वो अपना आमदनी, जो जीने का तरीका है, जो तुम्हारी रोज की दिनचर्या है, उसको वहां से जी लेंगे, और जो तुम्हारा किसानी थी उससे अपना क्या करेंगे, भरण पोषण कर लेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के जो गांव में भूमिहीन किसान थे उनको 100 दिन का रोजगार दे देना। लेकिन कौन से गांवों की बात हो जाएगी, इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1983 को इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, नेक्स्ट कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें ये सेम वही है। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या। ठीक है, अब हमने बताया कि 1983 के बाद वर्ष आता है 1984, और 1984 ये अपने प्रधानमंत्री पद पर थी। इन्होंने एक बड़ा अचूक कर दी थी। 1975 में जो आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगा हुआ था 25 जून, ठीक है, 1975 को। उसके बाद हुआ क्या कि जब पंजाब में आंतरिक अशांति के कारण दंगे चल रहे थे, तो उसमें इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1 जून से 8 जून के बीच, ठीक है, 1 जून से 8 जून के बीच 1984 में 1 जून से 8 जून के बीच एक सैन्य अभियान चलाया गया था, जिसमें 1984 के बीच किया गया था। यह आदेश इंदिरा गांधी ने पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिषद की इमारतों में 6 उग्रवादी नेता, जिसमें जरनैल भिंडारा और उनके अनुयायियों को हटाने का आदेश दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में। ठीक है, 1984 में मंदिर कौन था, अमृतसर में था, हरमंदिर साहिब का मंदिर था, उसमें 6 उग्रवादी नेता ऐसे बैठे थे उसके अंदर, तो उनको हटाने का आदेश देता है कौन, इंदिरा गांधी देती 1984 में, यानी कि 1 जून से लेके 8 जून तक। जब इनको हटाने का आदेश दे दिया, सैन्य अभियान चलाया गया उसमें, तो बहुत सारे जो सैन्य अभियान में जो तीर्थयात्री थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना का पूरे विश्व में जो सिख समुदाय था उसने निंदा की, और इंदिरा गांधी की यहीं से मृत्यु की आशंका जो थी, हत्या की आशंका जो थी, वो बनने लगी थी। प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि जितने भी सिख लोग तुम्हारे अंगरक्षक हैं उनको आप अपने अंगरक्षक पद से उनको हटा दीजिए और किसी अन्य लोगों को भर्ती करिए।
और हुआ भी ऐसा। इंदिरा गांधी ने अपने जो भी अंगरक्षक थे उनमें से जो सिख लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कुछ समय बाद 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने बीतने के बाद इंदिरा गांधी की निजी राय, उनकी अपनी निजी राय थी, और उन्होंने फिर से वही जो तुम्हारे सिख अंगरक्षक थे उनको फिर से शामिल कर लिया। और उन्हीं में से एक जो था उसका नाम जो था बेअंत सिंह नाम था उसका। क्या नाम था उसका? नाम बेअंत सिंह था। और ये वही बेअंत सिंह था जिसने क्या किया, 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 1984 को क्या कर दिया, सफदरगंज में, सफदरगंज दिल्ली में है, और दिल्ली में ये इंदिरा गांधी अपने आवास में थी, और बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली मार दी जाती है। और केवल एक गोली नहीं मारी गई, जब उनका दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था तो उनके शरीर से 31 गोलियों को निकाला गया। समझ सकते हैं कितनी बेहद तरीके से उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। 31 गोलियों को उनको उनके शरीर से निकाला गया। और उनके शरीर को, उनका जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा, चूंकि जो तुम्हारे राजीव गांधी थे वो अमेरिका में पायलट की नौकरी कर रहे थे, और उनसे बड़े जो बेटे थे संजय गांधी, उनकी 1980 में वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो बाद में पता चलता है राजीव गांधी को, तो राजीव गांधी को बुलाया जाता है अमेरिका से, और वो अपनी पायलट की नौकरी छोड़कर अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आते हैं। और उसके बाद उनको अमेरिका नहीं जाने दिया जाता है और उनको बना दिया जाता है भारत का प्रधानमंत्री। तो उनके कार्यकाल में तुम्हारी 7वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इंदिरा गांधी के बारे में भी। लेकिन एक नज़र में हम लोग इंदिरा गांधी के कार्यकाल को देख लेंगे कि इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था और इंदिरा गांधी ने कहाँ कहाँ तक प्रधानमंत्री के पद पर रही। तो इनका जन्म जो हुआ था 1917 में हुआ था, और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये लगातार 1966 से लेके 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री पद पर रही, और इसके बाद 1980 से फिर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। और अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं जो भारत की रही थी। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।